चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द डायग्राम शोज अ क्लॉ हैमर यूज्ड टू रिमूव अ नेल, टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग। अब आप यहां पे देखिए कि ये क्लॉ हैमर है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो है किस क्लास ऑफ लीवर से बिलोंग कर रहा है। तो जो यहाँ नेल को रिमूव करने के लिए यूज हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पे लोड हो गया, यहां से एफर्ट लगेगा, यहां से एफर्ट लगेगा, और ये जो पार्ट है ये इसका फलक्रम है ना। आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि फलक्रम मिडिल में आ रहा है। अगर फलक्रम बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ये जो गिवन डायग्राम है, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास 1 लीवर। ये क्लास 1 लीवर का एग्जांपल है। बेटा इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका क्या है, आप एफ एल ई से याद कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर फलक्रम मिडिल में आ रहा है तो दिस वन इज फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर में लोड आपका मिडिल में आता है, और थर्ड क्लास लीवर में आपका एफर्ट बीच में आता है। मिडिल में क्या आता है, एफर्ट। तो इस चीज से आप क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लीवर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखो क्या है, गिव वन मोर एग्जांपल of the same class of lever mentioned by you in first for which the mechanical advantage is greater than 1। अब सेम क्लास ऑफ लीवर, तो एक एग्जांपल इसका लिखना है, तो इसका एग्जांपल होता है सीयर्स, SHEARS। सीयर्स जो यूज होता है वो मेटल शीट्स को काटने के लिए यूज होता है, मेटल शीट्स को कट करने के लिए ये यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू बॉडीज ए एंड बी हैव masses in the ratio 5:1 and their kinetic energies are in the ratios 125:9। find the ratio of their velocities। ठीक है, दोनों बॉडी के वेलोसिटी का रेशियो आपको बताना है। तो यहां हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, दो बॉडी है, मान लेते हैं एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है बी, ठीक है। दोनों के मास का जो रेशियो है बेटा वो दिया हुआ है 5:1। तो इसके मास को, पहले वाले बॉडी के मास को हम मान लेते हैं 5x और दूसरे वाले बॉडी के मास को हम मान लेते हैं 1x। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियो है वो 1:125:9 है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए जो है दिस विल बी 125 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी जो है वो है 9। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। ठीक है, तो उन दोनों के वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है, अगर हम ऐसे लिखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मास जो है हम बॉडी ए का ले लेंगे और वेलोसिटी हम बॉडी ए का ले लेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ मास हम बॉडी बी का ले लेंगे और वेलोसिटी भी बॉडी बी का ले लेंगे। तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। अब इसका यहां नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इधर काइनेटिक एनर्जी ए का कितना है, काइनेटिक एनर्जी ए का है 125, काइनेटिक एनर्जी बी का कितना है 9, विल बी इक्वल टू मास जो है दोनों का कितना है, मास ऑफ ए जो है आपका क्या है 5x और मास ऑफ बी कितना है, मास ऑफ बी कितना है 1x। 5x अपॉन 1x इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, यहां से x x कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 125/5 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा 25
इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर बाय वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है कि अंडर रूट में आ जाता है। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 25/9 एंड दिस विल बी 5:3। तो ये जो है आपका रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज कितना आएगा, 5:3। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन कैलोरीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो कैलोरीज में हम जो मेजर करते हैं वो किसको मेजर करते हैं बेटा, हीट को मेजर करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन कैलोरीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीट। हीट को हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। व्हाट इज कैलोरी रिलेटेड टू एसआई यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। अब कैसे जो है कैलोरी एसआई यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो यहां पे 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको कैलोरीज में हम मेजर करते हैं दैट इज हीट। ठीक है, हीट को हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट हीट का होता है जूल। हीट का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होता है हीट का, जूल। और हीट का जो सीजीएस यूनिट होता है वो कैलोरी होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन कैलोरीज, तो आपका क्या हो गया, हीट। और 1 कैलोरी जो है वो 4.2 जूल के इक्वल होता है। ओके, नाउ कमिंग, ठीक है, तो डिफाइन कपल। तो देखो कपल का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर कपल को हम लोग एक सीधा सिंपल एक एग्जांपल से समझेंगे। तो कपल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स not acting along the same line forms couple। ठीक है बेटा, ये हो गया कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो कि सेम लाइन पे एक्ट नहीं हो रहा है, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, वो कपल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका एक सीधा सा एग्जांपल हम एक बॉटल से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना, पानी पी लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ओके, चलो पानी पी लिया हमने। देखो अब क्या होगा, अगर इस बॉटल के ढक्कन को, कैप को अगर मेरे को खोलना है तो हमको इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। एक फोर्स ये लगा, बंद करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, लेकिन इस कैप को खोलने और बंद करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। मतलब समझ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ओपन करने के लिए, तो एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमा रहे हैं ओपन करने के लिए, तो हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा है किसको, क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए। तो ऐसे एग्जांपल्स जो हैं आपके क्या फॉर्म करते हैं, कपल फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, तो ये कपल फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेम द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल। तो एसआई यूनिट होता है इसका न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ कपल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। तो मोमेंट ऑफ कपल जो होता है, मोमेंट ऑफ कपल जो होता है दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ कपल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आपको पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो मोमेंट ऑफ कपल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्लियर?
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रिटिकल एंगल, स्टेट वन फैक्टर विच अफेक्ट द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ गिवन मीडियम। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल के कंसेप्ट को पहले समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है और क्रिटिकल एंगल को हम समझते कैसे हैं। तो देखो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जैसे हमने दो मीडियम को डिवाइड कर लिया। एक मीडियम हम मान लेते हैं कि डेंसर मीडियम है और एक मीडियम है आपका रेयर मीडियम। ठीक है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जा रही होगी, लाइट कहां जा रही होगी, डेंसर से रेयर मीडियम, तो आपको पता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाता है बेटा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, नॉर्मल से दूर जाता है। तो यहां एक हम नॉर्मल बना लेते हैं, यहां हम एक बना लेते हैं नॉर्मल, यहां हमने एक नॉर्मल बना लिया, है ना। तो लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। कुछ ऐसा होगा लाइट के साथ कि लाइट जो है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो सरफेस को ग्रेज करके चला जाएगा, मतलब सरफेस को टच करके चला जाएगा। अब जब ये रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला तो आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये बेटा आपका नॉर्मल है ना। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का आप एंगल देख पा रहे हैं, कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस केस में जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ क्रिटिकल, दैट इज क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ये वाला जो एंगल है, ये क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम, denser medium, corresponding to which angle of refraction in the rarer medium is 90 डिग्री। ठीक है, क्रिटिकल एंगल को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि क्रिटिकल एंगल is the angle of incidence in the denser medium। यही मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। समझे बेटा, क्या होता है, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल होता है। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, ये आपसे बोला जा रहा है, स्टेट वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ गिवन मीडियम। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, क्रिटिकल एंगल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो एक ही फैक्टर लिखना है, तो आप इसमें टेम्परेचर बता सकते हैं, है ना। क्रिटिकल एंगल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, आइडेंटिफाई द रेडिएशन। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि फोटोग्राफी इन फॉग के लिए यूज होता है ना। आइडेंटिफाई द रेडिएशन। ठीक है, व्हाई दिस रेडिएशन मेंशन्ड बाय यू आइडियल फॉर दिस पर्पस। तो अब देखो, ये जो रेडिएशन होता है दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन।
इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो फोटोग्राफी एट नाइट के लिए यूज होता है। अब ये क्यों यूज हो रहा है, क्यों आइडियल है? क्योंकि ये किसी मीडियम में एब्जॉर्ब नहीं होता, इंफ्रारेड रेडिएशन डज नॉट एब्जॉर्ब इन एनी मीडियम, और ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इट डज नॉट एब्जॉर्ब्ड in a medium, और ये जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ये मूव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर? यहां पे गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन क्या होता है, ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आपका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 5/3, क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए ये गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है 5/3, है ना। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, आपसे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। दिस विल बी 3/5, और 3/5 जो है आपका आता है 0.6 के आसपास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए यहां पे कोई यूनिट आपका यूज नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ए इज 3800 जूल पर केजी पर केल्विन एंड दैट ऑफ सब्सटेंस बी इज 400 जूल पर केजी पर केल्विन, which of the two substance is good conductor of heat, give a reason for your answer। ठीक है, अब देखो हम लोग समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है, पहले इसको समझते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये एक रॉड है, आयरन का रॉड है ना। अब हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, यहां से हीट प्रोवाइड किया हमने, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका यूनिट मास, मतलब यूनिट मास बोलने का मतलब 1 ग्राम हम ले सकते हैं वाटर के केस में। तो अब मान लेते हैं कि इसका ये जो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर, अब सपोज करो कि ये जो रॉड है ये रूम टेम्परेचर पे होगा, रूम में होगा 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस, कोई भी टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, है ना। तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इतने पार्ट का यूनिट मास का सब्सटेंस का ये यूनिट मास ऑफ पार्ट का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाए, राइज हो जाए, है
है ना, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो तो इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलो एक चीज और देख लो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज हीट एनर्जी Q इक्वल टू होता है mc डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से C इक्वल टू हो जाएगा Q बाय m डेल्टा टी, है ना। तो यहां से ये जो C है, दिस C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q इज हीट एनर्जी, Q is heat energy, M is the mass of substance, mass of substance, M है आपका मास ऑफ सब्सटेंस, एंड डेल्टा T जो है ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास है कि दो सब्सटेंस है जिसका एक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 3800 जूल पर केजी पर केल्विन, और दूसरा बी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है वो गिवन है आपको 400 जूल पर केजी पर केल्विन, 400 जूल पर केजी पर केल्विन। हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है। तो अब देखो, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, ऐसे समझो, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा उसमें ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर सब्सटेंस ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3800 जूल पर केजी पर केल्विन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए 3800 जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ सब्सटेंस बी का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 400 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका क्या मतलब हुआ कि सब्सटेंस बी का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए केवल 400 जूल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो मतलब इसमें कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, 400 जूल कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा इसके 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करने के लिए। तो जिस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? कम होता है, दैट सब्सटेंस इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है, तो वाटर जो है क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हमसे यहां पे पूछा गया है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज दिस एंड दैट ऑफ बी इज दिस, विच ऑफ द टू सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट? तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा सब्सटेंस हो गया? तो आपका बी जो है, बी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बी जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। अब इसका रीजन आपसे पूछा है, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो सब्सटेंस बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट इसलिए है क्योंकि बी सब्सटेंस बी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए ओनली 400 जूल ऑफ एनर्जी, 400 जूल एनर्जी खर्च होगा। ठीक है, ओके, इसलिए सब्सटेंस बी जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है आपका। ओके, चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है? अ मैन प्लेइंग अ फ्लूट इज एबल टू प्रोड्यूस अ नोट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इफ ही क्लोजेस द होल्स नियर हिज माउथ, will the pitch of the note produces increases or decreases? Give me लीजिए। तो देखो पिच जो है, this pitch depends upon frequency। पिच जो है किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। मतलब अगर लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, और लेंथ ऑफ एयर कॉलम डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा।
और फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगर कोई मैन फ्लूट बजा रहा है, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ नोट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इफ ही क्लोजेस द होल नियर हिज माउथ, अगर वो होल्स को क्लोज कर रहा है नियर हिज माउथ, विल द पिच ऑफ प्रोड्यूसेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, पिच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पिच डिक्रीज होने से क्या होगा, पिच कैसे डिक्रीज होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो है क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। तो पिच जो है इसका आंसर विल बी, इसका आंसर हो जाएगा पिच जो है क्या होगा, पिच डिक्रीजेस, है ना। इसका रीजन क्या है, बिकॉज लेंथ ऑफ एयर कॉलम इंक्रीजेस, ठीक है। लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ने की वजह से जो है पिच जो है क्या हो जाएगा आपका, पिच जो है आपका डिक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे आपका एक रीजन है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पे द डायग्राम बिलो shows a light source P enables embedded in a rectangular glass block ABCD. If the critical angle is 42 degree, complete the path of ray PQ till it emerges out of the block. ये आपको ब्लॉक दे रखा है ABCD और यहाँ से एक रे आ रहा है जो कि 42 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। हमसे बोला गया है कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे PQ till it emerges out of the block, ठीक है। इस ब्लॉक से जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा हमको इस डायग्राम को पूरा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंडीशन देखते। तो हमारे पास में बेटा कंडीशन क्या क्या होगा है, कंडीशन इज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल के छोटा हो जाए तो बेसिकली क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है। क्या मतलब है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बड़ा हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो जाए क्रिटिकल एंगल के तो रिफ्रैक्शन होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा। तो हमको बेसिकली इस पर्टिकुलर गिवन डायग्राम में हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना होगा बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्रिटिकल एंगल गिवन है। क्रिटिकल एंगल कितना गिवन है, 42 डिग्री। अगर हम इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इसका फाइंड कर लेते हैं तो हम हर एक सरफेस पे ये कंडीशंस अप्लाई करते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड कैसे करेंगे। यहां से वेज आ रही है, अब तो दिख रहा है इस सरफेस पे टकराया, यहाँ बेटा बना लो नॉर्मल, यहां आप बना लीजिए नॉर्मल। नॉर्मल मैंने बना लिया, है ना। और आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका नॉर्मल। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये होता है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे आओ, ये रहा आपका नॉर्मल, है ना, ये रहा आपका इंसिडेंट रे। ये वाला जो एंगल है ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पता है इस सरफेस पे ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो 90 में अगर हम 42 माइनस कर दे तो कितना मिलेगा हमको, 48 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको मिल गया 48 डिग्री। अब यहाँ पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री हो गया, मतलब और एंगल ऑफ क्रिटिकल कितना है 42 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 48 डिग्री
और एंगल ऑफ क्रिटिकल है 42 डिग्री, तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा? तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, पहला वाला, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। 48 बड़ा है और 42 छोटा है ऑब्वियसली, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां से इस सरफेस पे आके टकराएगा। अब आपको मैं बताता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हो रहा है, लाइट पूरा का पूरा एक ही मीडियम में वापस जब चला आता है, तो इसमें कंडीशन क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते। तो जब ये 48 डिग्री है, तो बेटा ये वाला भी एंगल कितना हो गया? दिस वन इज ऑल्सो 48 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे सरफेस पे टकराया राइट, अब ये लाइट यहाँ से बाहर भी जा सकता है जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे, इस सरफेस को टच करके भी निकल सकता है जिसको हम ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलेंगे, और यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। मतलब तीनों कंडीशन हमारे पास में पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके लिए हमको इस सरफेस पे भी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको क्या मिलेगा, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कंडीशन हमको अप्लाई करना है। तो अब ये 48 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा बेटा? 42 डिग्री। यहाँ आपको 90 बनता हुआ दिख रहा है, तो 90 प्लस 42 142, 142 में 180 में 142 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 48। आपको साफ साफ दिख रहा है ये ट्राइंगल QC, इसको M मान लेते थे, ट्राइंगल QCM में ये एंगल हमने निकाल लिया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो इस सरफेस पे हमको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ये लो मैंने बना दिया नॉर्मल, है ना। तो ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये एंगल हमको कितना मिलेगा? ये वाला जो एंगल हमको मिलेगा वो मिलेगा 42 डिग्री। कितना मिलेगा बेटा? 42 डिग्री। अब देखो इस सरफेस पे, सीधी सरफेस पे आपको क्या दिख रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मिल गया 42 डिग्री सीधी सरफेस, ठीक है। और एंगल ऑफ क्रिटिकल भी कितना है? 42 डिग्री है। मतलब इस सीधी सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्रिटिकल आपस में क्या है? इक्वल है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल। तो इस कंडीशन में हम कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल में ग्रेजिंग इमर्जेंस। और ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है? जो लाइट है इस सरफेस को छूते हुए, टच करते हुए बाहर निकल जाएगा, है ना। तो मतलब लाइव यहाँ से शुरुआत हुई थी और यहाँ से टच करते हुए बाहर निकल गई, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। और ये वाला जो फेनोमेना हो रहा है ये आपका कौन से सरफेस पे हो रहा है बेटा? ये सरफेस पे हो रहा है BC पे, ये आपका BC सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the lens placed in water instead of air, how does its focal length change? ठीक है, अगर हम लेंस को कहाँ के अगर हम लेंस को ठीक है, अगर हम क्या इन द लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, वाटर में रख दें, तो हाउ डज इस फोकल लेंथ चेंज? इसका फोकल लेंथ जो है इंक्रीज हो जाता है, इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। विच लेंस थिक और थिन लेंस हैज ग्रेटर फोकल लेंथ? तो थिन लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो ज्यादा होता है, थिन लेंस हैज ग्रेटर फोकल लेंथ, थिन लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो ज्यादा होता है। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल? देख, टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मेटल का जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। मेटल में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इंक्रीजेस एंड सेमीकंडक्टर में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। मेटल में इंक्रीज होगा और सेमीकंडक्टर में आपका डिक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, डिफाइन रेजोनेंट वाइब्रेशन। अब देख,
रेजोनेंट वाइब्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर एक साल पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। देखो रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है, रेजोनेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी का एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, बॉडी में जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी लग रहा है और उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब दोनों बराबर हो जाए तो बॉडी लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, उसी को हम रेजोनेंट वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, रेजोनेंस होता क्या है देख लो, रेजोनेंस। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी equal to the natural frequency of the body is equal to the natural frequency of the body, then the body will vibrate, then the body will vibrate with larger amplitude, then the body will vibrate with larger amplitude. This phenomena is known as resonance, and vibration produced is called resonant वाइब्रेशन। ठीक है, क्या होता है बेटा कि जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं और बॉडी का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो भी उतना ही है जितना आप फ्रीक्वेंसी बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बॉडी जो है वाइब्रेट करेगा बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के साथ, लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ। उसी फेनोमेना को हम रेजोनेंस बोलते हैं, या फिर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ उसको हम रेजोनेंट वाइब्रेशन बोलते हैं। बेसिकली रेजोनेंस जो है, रेजोनेंट वाइब्रेशन जो है, ये क्या है, रेजोनेंस या रेजोनेंट वाइब्रेशन इज द स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। इट इज द it is the special case of forced vibration। क्या है, ये एक स्पेशल केस है फोर्स्ड वाइब्रेशन का, जिसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड। ठीक है, तो बॉडी लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस या फिर रेजोनेंट वाइब्रेशन। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड मेक्स इट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय हिज वॉइस विदाउट सीइंग हिम। मतलब एक लड़का का आवाज और एक लड़की का आवाज, ठीक है, लड़का लड़की आपस में मान के चलो बाहर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बिना देखे कैसे बता सकते हैं कि कौन सी आवाज लड़के की है, बॉय की है, और कौन सी आवाज गर्ल की है। तो बेटा ये पिच से होता है ना, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, पिच के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो बॉय की आवाज होती है वो ग्रेव होती है, मतलब भारी आवाज होता है, और लड़की का आवाज जो होता है, गर्ल का जो आवाज होता है वो श्रिल होता है, पतला आवाज होता है। ठीक है, तो गर्ल का आवाज जो होता है वो हाई पिच साउंड होता है, और बॉय का आवाज जो होता है वो लो पिच साउंड होता है। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इसको डिफरेंशिएट करता है, दैट इज पिच।
पिच जो है ये डिफरेंशिएट करता है, रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय सीइंग बाय हिज वॉइस विदाउट सेइंग हिम। पिच से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो साउंड होता है वो बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड होता है। पहला होता है लाउडनेस, दूसरा होता है पिच और तीसरा होता है क्वालिटी। ठीक है, कौन सा आवाज कितना ज्यादा लाउडर है या फिर कितना ज्यादा फेंट है वो लाउडनेस के ऊपर डिपेंड करता है। लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पे डिपेंड करता है। ठीक है, पिच जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, पिच जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिटी वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है कि आप कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा आवाज बॉय की है और कौन सा आवाज गर्ल की है। तो बॉय का आवाज ग्रेव होता है, दैट इज लोअर पिच साउंड होता है, और गर्ल की जो आवाज होती है वो हाई पिच साउंड होती है। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी से डिफरेंशिएट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी पिच जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो, इट इज पॉसिबल फॉर अ हाइड्रोजन न्यूक्लियस टू इमिट एन अल्फा पार्टिकल, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो अब है आपसे आपको एक बेसिक चीज बताते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट आपको बताते हैं। जैसे एक एलिमेंट एक्स है, इसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है। अगर ये अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है तो यहां से जो डॉटर एलिमेंट होगा उसमें मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, हीलियम। साथ में क्या निकलेगा, हीलियम। उसी प्रकार से अगर यहां से आपका बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है तो आपका मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, साथ में निकलता है एट्रो। ठीक है, और अगर गामा पार्टिकल इमिट हो रहा है, गामा पार्टिकल के इमिशन में क्या होता है बेटा, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम रहते हैं और गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि क्या ये पॉसिबल है हाइड्रोजन न्यूक्लियस के लिए कि ये अल्फा पार्टिकल इमिट कर सके। नहीं, नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल है। आप कंडीशन चेक कर सकते हो यहां से, है ना। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जीरो क्या है, न्यूट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जीरो। अगर हाइड्रोजन अल्फा पार्टिकल अगर इमिट कर ले तो जो है ये 1 - 4 और ये 1 - 2 प्लस हीलियम। ठीक है, ये चीज आपको पॉसिबल ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज हाइड्रोजन हैज जीरो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिकॉज हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हम मास नंबर में माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर पे। तो जब आप यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, जब दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अल्फा पार्टिकल को इमिट कर सके। ओके, चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ए और बी के बीच का हमको इफेक्टिव रेसिस्टेंस, दैट इज हमको टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये अरेंजमेंट दिख रहा होगा, है ना। तो इसके लिए पहले एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल का। सीरीज एंड पैरेलल,
ठीक है, तो होता यूं है कि सीरीज में करंट जो है इज सेम, करंट इज सेम इन ऑल रेसिस्टर, सारे रेसिस्टर में करंट सेम होता है, ठीक है, और पैरेलल में करंट इज डिफरेंट। दूसरा, सीरीज के अंदर जो है पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होता है बेटा, पोटेंशियल इज डिफरेंट, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, तो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। मान के चलो कि यहां से अगर आई करंट आपका आएगा, ठीक है, तो इस वाले रेसिस्टेंस को मिल गया भैया आई करंट, है ना। अब यहां हमको जंक्शन दिख रहा है, यहां से करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इधर ले लेता हूं मैं I1 और इधर ले लेता हूं मैं I2। ठीक है, अब ये I1 जाएगा यहां से भी, ये इस वाले रेसिस्टेंस में भी कौन सा करंट आ रहा होगा I1, यहां भी कौन सा करंट आ रहा है I1। अब ये करंट आएगा, ये जंक्शन पे यहां पे आके रुकेगा, इधर से ये I2 चल रहा है, तो इस वाले रेसिस्टेंस में कौन सा करंट चल रहा होगा I2, और यहां पे I1 और I2 मिलके फिर ये I बन के बाहर निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा साफ साफ कि कहां पे करंट सेम है और कहां पे करंट डिफरेंट है। तो मैं ये देख रहा हूं यहां पे इन दोनों रेसिस्टेंस के अंदर जो है, इन दोनों रेसिस्टेंस के अंदर बेटा करंट सेम है, इन दोनों रेसिस्टेंस के अंदर करंट सेम है। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा RS1 विल बी इक्वल टू 5 + 4 इक्वल टू 9 ओम, ये सबसे पहला आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक नया फिगर बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा नया फिगर, इसको इस तरीके से बनाएंगे, ये देखो यहां से ये आया, अब यहां से ये आपका बीच में था और यहां पे ये B है और ये A है, ठीक है, यहां पे आपका 8 ओम है और ये आपका 3 ओम है, ठीक है। तो हम यहां पे एक काम करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके यहां पे 9 ओम का रेसिस्टेंस लगा लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है 9 ओम के इक्वल है। नाउ अब इस 9 ओम में बेटा करंट जा रहा है I1 और 3 ओम में करंट जा रहा है I2। तो जब करंट डिफरेंट होता है, यहां मैंने लिख रखा है कि करंट जो है जब डिफरेंट होता है तो जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो दूसरा कॉम्बिनेशन बेटा निकल के आएगा 1/RP इक्वल टू 1/9 प्लस 1/3, 1/9 और 1/3, 9 और 3 का एलसीएम हो गया बेटा, 9 हो जाएगा, 9 और 3 का एलसीएम, तो 1 + 3 दैट इज 4/9। तो यहां से मेरे को जो आरपी मिलेगा वो आरपी मिलेगा 9/4, 9/4 दैट इज 9/4 को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 2 8, 1.0, 4 2 8, 2.25, कितना आ गया 2.25 ओम। अब फिर से अगर आप एक नया फिगर बनाओगे तो बेटा हमारे पास में जो नया फिगर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। ये देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया दैट इज 2.25 ओम, ये पहले से दे रखा है आपका 8 ओम एंड ये आपका B है और ये A है। तो आपको दिख रहा है कि 8 ओम में ऑलरेडी I करंट है ना, और 2.25 ओम में मैंने इसको कंबाइन करके क्या बना दिया I करंट बना दिया, है ना। तो टोटल रेसिस्टेंस जो हमारे पास में आएगा R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 8 + 2.25 ओम दैट इज 10.25 ओम आ जाएगा, विल बी द रिक्वायर्ड आंसर टोटल रेसिस्टेंस, है ना। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस AB जो इसका आएगा वो आ जाएगा 10.25 ओम। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम व्हेन इट स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है।
व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कि अगर हमारे पास में 1 kg ऑफ वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर है, अब मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो इसका यूनिट मास बोलने का क्या मतलब है? 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से राइज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो क्या हो गया? अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius is known as स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज, हम अगर हीट की बात करें तो Q जो होता है वो mc डेल्टा T के बराबर होता है ना? तो यहां से जो बेटा C आएगा हमारे पास, तो C विल बी इक्वल टू Q बाय m डेल्टा T, है ना? ये जो C है आपका, ये C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। m will be the mass of substance, डेल्टा T क्या हो गया बेटा? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? और Q जो हो गया आपका, हो गया बेटा हीट एनर्जी, ठीक है? तो बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये हमारे पास कंसेप्ट होता है। और एक बात कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम हीट रिलीज कर रहे हैं, हीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम सब्सटेंस के अंदर, तो उसमें क्या होता है? हमारे पास स्टेट जो है वो सेम रहता है, या स्टेट डिफरेंट रहता है। ठीक है, स्टेट सेम रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पे क्वेश्चन में कि स्टेट वेदर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम व्हेन इट स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है ना, और उसको हमने मेल्ट करा के लिक्विड स्टेट में लेके आ गए, है ना, लिक्विड स्टेट में, तो इसका स्टेट चेंज, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज होगा या नहीं होगा? यस, इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट रिमेन सेम, इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंजेस, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? वाटर है। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन होता है, और वही आइस का लगभग जो है 2.6 जूल पर ग्राम पर केल्विन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। तो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि अगर सब्सटेंस आपका सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है चेंज होगा, दैट इज रिमेन सेम नहीं रहेगा। ठीक है, स्टेट वन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये आपका एग्जांपल हो गया, हम आइस से मुझे पता है वाटर का एग्जांपल, ये हमारा आइस सॉलिड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट में हमारा वाटर है। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जब स्टेट चेंज हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपका क्या होगा? चेंज होगा। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास में अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते। एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg is kept at a height of 5 meter. Okay, it is allowed to fall and reach the ground. ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया बेटा। अब इसको फॉल करवाया जा रहा है और ग्राउंड से टच करवाना है। What is the total mechanical energy possessed by the body at the height of 2 meter, assuming that it is a frictionless medium? अब इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी
2 मीटर के हाइट पे क्या होगा, है ना। तो ये 2 मीटर हो गया और इधर कितना हो गया बेटा 3 मीटर। तो आपको पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ओके ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो हमारे लिए काफी आसान है, mgh होता है। हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे बेटा। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², ये पता है आपको। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है, तो हमको वेलोसिटी तो पता नहीं है बॉडी का, तो पहले हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, दैट इज v² इक्वल टू u² प्लस 2gh हो जाएगा। 2as होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो इसलिए 2gh हम इस पे यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लेट से g का वैल्यू हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से v² इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 3। ये वाला हाइट हमको लेना पड़ेगा बेटा ग्राउंड लेवल से ऊपर। ठीक है, तो v² हमारे पास कितना आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम इजिली काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ बॉडी हमारे पास 10 है और v² हमारे पास आ गया 60। तो ये कितना आ गया, दैट इज 300 जूल आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया 300 जूल। मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी बेटा होता है m इंटू जी इंटू एच। तो मास हो गया 10, जी हो गया 10, और हमको कहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द हाइट ऑफ 2 मीटर पे हमको कैलकुलेट करना है। तो हाइट हमने 2 ले लिया, तो यहां से आ गया 200 जूल। ठीक है, 200 जूल आ गया। अब हमारे पास में है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बेटा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 300 और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में है 200, दैट इज ये आपका आंसर आ जाएगा 500 जूल इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है जो कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। अब वेट ऑफ द मीटर स्केल हमको बताना है। तो बेटा अगर 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर का स्केल है, तो इसका वेट जो लाई करेगा वो हमेशा कहां पे लाई करेगा बेटा 50 सेंटीमीटर पे, इस पे हाफ पे लाई करेगा। तो मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर पे जो स्केल का वेट है वो किसके बराबर है, W के इक्वल है। ठीक है, W के इक्वल है ना। 5 सेंटीमीटर पे 40 ग्राम का फोर्स लगा हुआ है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बेटा, फलक्रम से हम डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30 माइनस 5 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया 30 माइनस 50 माइनस 30 दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब हमको वेट ऑफ द स्केल W निकालना है, तो हम सीधा इसमें यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बेटा ये कहता है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। इस वाले फोर्स को हम F1 मान लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं और इसको D2 मान लेते हैं। तो ये स्केल को इस तरफ रोटेट करेगा, ये स्केल को दूसरी तरफ रोटेट करेगा, मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट मैंने क्या बताया, क्या होता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, या फिर सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो सीधा सीधा हम ये इक्वेशन लगा लेंगे, F1 इंटू D1 इक्वल टू F2 इंटू D2। तो बहुत ही सिंपल है, F1 आपके पास है 40, D1 है आपके पास 25, F2 आपको निकालना है दैट इज W,
and the D2 is 20. तो आपका weight of the scale that is W equal to हो जाएगा 40 into 25 divided by 20. तो ये 2 weight of the scale आ गया 50 gram force. Weight of the scale will be 50 gram force. This is the required answer. Weight of the scale कितना आ गया 50 gram force. ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स का. नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू कीप द रूलर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन 40 ग्राम वेट इज शिफ्टेड टू 0 सेंटीमीटर मार्क. ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि यहां मैं दोबारा से आपका एक डायग्राम बना लेता हूं, यही सीधा सिंपल डायग्राम मैं बना लेता हूं. चलो ये डायग्राम हमने हमारे पास में था, ठीक है, फलक्रम है ना. उसके बाद फलक्रम जो है हमारा 30 सेंटीमीटर पे है, फलक्रम है हमारा 30 सेंटीमीटर पे. ओके, अब हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू कीप द रूलर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन 40 ग्राम फोर्स वेट इज शिफ्टेड टू 0 सेंटीमीटर मार्क. 40 ग्राम फोर्स का वेट जो है ये अभी था 5 सेंटीमीटर पे बेटा, ठीक है, अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है 0 सेंटीमीटर पे. 40 ग्राम फोर्स, ठीक है, 40 ग्राम फोर्स. अब जब 40 ग्राम फोर्स शिफ्ट होगा तो रूलर का जो है बैलेंस ये होगा. वेट ऑफ द स्केल बेटा हमने क्या निकाला हुआ है, तो वेट ऑफ द स्केल हमने निकाल के रखा हुआ है, दैट इज 50 ग्राम फोर्स. लिख लेते हैं यहाँ पे वेट ऑफ द स्केल दैट इज 50 सेंटीमीटर पे जो वेट ऑफ द स्केल है वो कितना है 50 ग्राम फोर्स. ठीक है, ये हमारे पास में ओवरऑल हमारे पास में जो है डायग्राम निकल के आया. अब मेरे से क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू कीप द रूलर इज इन इक्विलिब्रियम. एफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 0 सेंटीमीटर. क्या फलक्रम को 0 सेंटीमीटर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा तभी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, या फिर एफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 100 सेंटीमीटर, ये फलक्रम को 100 सेंटीमीटर की तरफ शिफ्ट करना होगा तब ये इक्विलिब्रियम में होगा. तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना. तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्केल जो है इक्विलिब्रियम में है या नहीं है. ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो ये इधर घुमाएगा इसको, ये इधर घुमाएगा, तो इधर जो है मोमेंट ऑफ फोर्स आ रहा है 40 इंटू 30 दैट इज 1200 ग्राम फोर्स, और दूसरी तरफ आपका आ रहा है 50 इंटू 20. 50 इंटू 20 मतलब 1000 ग्राम फोर्स. तो बेटा आप देख रहे हैं कि इस तरफ जो है 1000 ग्राम फोर्स आ रहा है, 1000 ग्राम फोर्स आ रहा है, और इधर 1200 ग्राम फोर्स आ रहा है. तो आप सीधा सीधा देख के पता लगा पा रहे होंगे कि स्केल जो है इस तरफ शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हमें वेट इधर लगाना पड़ेगा, है ना. तो फलक्रम को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो फलक्रम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 100 सेंटीमीटर. फलक्रम को अगर हम 100 सेंटीमीटर की तरफ शिफ्ट कर दें तो जो है स्केल आपका बैलेंस हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ टेंशन ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ द स्ट्रिंग. अब ये देखो ये डायग्राम है, अब इसमें टेंशन मार्क कर रहा है, बहुत सिंपल है. टेंशन जो है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जैसे यहाँ पे ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन और ये अपोजिट डायरेक्शन, ये टी हो गया, ये टी हो गया और ये टी हो गया. ठीक है, यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है. व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट. ठीक है, तो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, इस अरेंजमेंट का वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, तो निकाल लेते हैं. ठीक है, वेलोसिटी रेशियो इसका निकाल लेते हैं, है ना. सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं. तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय एफर्ट. तो आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट होता है, तो लोड जो है यहाँ लोड विल बी इक्वल टू टी प्लस टी दैट इज 2t हो गया, एंड एफर्ट जो है आपका बेटा टी के बराबर है. एफर्ट जो है टी के बराबर है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 2t by t दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू 2. मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 2 आया.
मैकेनिकल एडवांटेज इसका 2 आया। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट, तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर 2 आ रहा है तो सबसे पहले ये जो अरेंजमेंट है ये जो हमारा काम करेगा बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज अगर किसी मशीन का 1 से बड़ा आता है तो वो मशीन वर्क करता है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर 2 के बराबर है तो मतलब ये अरेंजमेंट हमारा जो वर्क कर रहा है वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह देख लिया कि मैकेनिकल एडवांटेज 2 के इक्वल है। तो बेटा वेलोसिटी रेशियो भी इसका कितना हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्ले वेलोसिटी रेशियो जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज है 2, तो वेलोसिटी रेशियो भी आपका 2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, इफ द टेंशन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इज T, अगर टेंशन T लग रहा है देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T एंड E। तो T और E के बीच का रिलेशन क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एफर्ट जो है वो किसके इक्वल है, T के इक्वल है। तो रिलेशन बिटवीन T एंड E, एफर्ट जो है ये किसके बराबर है, T के बराबर है, ये इक्वल हो गया। ठीक है, यही रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव थ्रू अ डिस्टेंस x, अगर फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग जो है x डिस्टेंस मूव कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच लोड इज रेज्ड। तो डिस्टेंस जो है लोड कितना रेज होगा, तो सिंपल है, इसका डिस्टेंस जो है लोड जो रेज होगा वो x/2 डिस्टेंस पे रेज होगा। ओके, तो हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how does the angle of deviation formed by a prism change with the increase in angle of incidence। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन जो है चेंज कैसे होता है, तो इसको एक ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, ये आपका बेटा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो पहले लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले घटेगा। ठीक है, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा स्टेटमेंट में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस and on further increasing angle of incidence, angle of deviation starts increasing, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लेंगे और वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ डेविएशन लेंगे। ठीक है, तो जब हम ये 0 से इस तरफ जा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले आपका ऐसे घटेगा, है ना, फिर उसके बाद ऑन फर्दर इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपका पैराबोलिक ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा। और ये जो है यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू जो है एंगल ऑफ डेविएशन आपका मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट यही है। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन घटेगा, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन इन द एंगल ऑफ डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट अ प्रिज्म सरफेस। तो ये रहा आपका ग्राफ। तो ये जो ग्राफ आपको मिलेगा वो पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ आपको मिलेगा वो पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 104 ग्राम ऑफ वाटर at 30 डिग्री सेल्सियस इज टेकन इन अ कैलोरीमीटर मेड अप ऑफ कॉपर ऑफ मास 42 ग्राम। ठीक है, कैलोरीमीटर जो है कॉपर का बना हुआ है जिसका मास 42 ग्राम है। When certain mass of ice at 0 degree Celsius is added to it, the final steady temperature of the mixture after the ice has melted was found to be 10 degree Celsius. Find the mass of ice added। हमसे पूछा है कि कितना मास ऑफ आइस ऐड हुआ। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास में है, गिवन है हमारे पास में मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर ये बेटा गिवन है 104 ग्राम। ओके,
मास ऑफ कॉपर, क्योंकि कैलोरीमीटर जो है बेटा आपका कॉपर का बना हुआ है, इसका मास गिवन है 42 ग्राम। ठीक है, हमसे मास ऑफ आइस पूछा गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है ये दिया हुआ है 4.2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कॉपर का है वो बेटा गिवन है 0.4 एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट आइस का जो है वो दिया हुआ है बेटा 336। ठीक है, ये हमारे पास में गिवन डेटा है और इसी गिवन डेटा को यूज करके हमको ये क्वेश्चन बनाना है। ओके, अब आप देख रहे हैं कि जो मिक्सचर है, जो फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है, ये 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। अब मास ऑफ वाटर जो है, ये जो वाटर है 104 डिग्री सेल्सियस, 104 ग्राम, ये कितने पे बेटा? 30 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पे है ना? ठीक, अब हमको यहाँ पे मास ऑफ कॉपर, ये जो कैलोरीमीटर जो बेटा बना हुआ है, ये भी, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले हम वाटर के लिए, कॉपर के लिए अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, तो Q1 जो है, Q1 जो है हीट एनर्जी जो है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वाटर के लिए। ठीक है, ये जो होता है वो होता है mc डेल्टा टी। तो मास ऑफ वाटर है 104, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर है बेहतर 30 माइनस 10 दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। क्या मैं लिख देता हूं? ठीक है, 30 माइनस 10, ओके, ये हो जाएगा 104 इंटू 4.2 इंटू 20, ये पॉइंट गया नीचे, 10 आया, 10 टू से 20, 104 इंटू 84। ओके, ये 104 इंटू 84, इसको बाद में बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा इतना जूल आ गया। अब हम निकालेंगे Q2। Q2 जो है ये हम निकालेंगे कॉपर के लिए। वही फॉर्मूला बेटा यूज होगा वापस से, mc डेल्टा टी, मास ऑफ कैलोरीमीटर दैट इज कॉपर जो है ये 42 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर है 0.4 और डेल्टा टी यहाँ पे हम ले लेंगे 30 माइनस 10 दैट इज 20। ये आ गया 42 बेटा इंटू 8, ये आ गया इतना जूल। ओके, अब आइस भी ऐड हो रहा है, तो हम आइस का टेम्परेचर 0, जब आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। अब हम निकालेंगे Q3 जो कि आइस के लिए होगा। ठीक है, आइस के लिए है ना, mc डेल्टा टी। ठीक है, जो कि आइस के लिए होगा हमारे पास में। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम आइस के लिए Q इक्वल टू ml हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, Q विल बी इक्वल टू ml। ठीक है, मास ऑफ आइस निकालना है, लेटेंट हीट ऑफ आइस है 336। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है बेटा? 336। ओके, लेटेंट हीट ऑफ आइस हमारे पास में है 336। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ आइस है 336। अब हम निकालेंगे हीट टेकन बाय आइस, हीट टेकन बाय आइस, हीट टेकन बाय आइस। तो बेटा जब हम हीट टेकन बाय आइस निकालेंगे तो हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज mc डेल्टा टी। ठीक है, दैट इज m इंटू वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे और डेल्टा टी हो जाएगा 10 माइनस 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपका बेटा
m इंटू 42, ठीक है, 42m, है ना। अब इन डेटा को हम कंबाइन करके बेटा, इन डेटा को मैं यहाँ पे बना रहा हूं, इन डेटा को कंबाइन करके हम मास ऑफ आइस निकालेंगे, ठीक है, मास ऑफ आइस निकालेंगे। तो मास ऑफ आइस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। ओके, Q1 है हमारे पास 104 इंटू 84, ठीक है, 104 इंटू 84। Q2 है बेटा हमारे पास में 42 इंटू 8, 42 इंटू 8। Q3 है हमारे पास में बेटा 42 इंटू m प्लस Q4 जो है वो है बेटा हमारे पास 336 इंटू m। जब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ आइस आपका निकल के आएगा 24 ग्राम, मास निकल के आएगा 24 ग्राम बेटा। ओके, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, प्रॉपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में डिफाइन न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जब दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ splitting of heavy nucleus into two lighter nuclei, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट है राइट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन बाय फिलिंग इन द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम एंड मास नंबर ऑफ क्रिप्टन। तो देखो यहाँ पे यूरेनियम के साथ ये न्यूट्रॉन अटैक किया, ठीक है, बेरियम का एटॉमिक नंबर, तो बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 56 एंड क्रिप्टन का हमको मास नंबर भरना है, तो ये हो गया आपका 89। ओके, तो यही था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में द डायग्राम बिलो शोज अ मैग्नेटिक नीडल केप्ट जस्ट बिलो द कंडक्टर AB। ये रहा बेटा कंडक्टर AB which is kept in north south direction। ओके, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये रखा हुआ है। ओके, अब हमसे बोला जा रहा है जब हम की को क्लोज करेंगे तो ये देखो ये डायरेक्शन ऑफ बेटा करंट हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। ठीक, हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में इन विच डायरेक्शन विल द नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो जब की को हम क्लोज करेंगे, की को जब हम क्लोज करेंगे तो किस डायरेक्शन में निडल जो है आपका डिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, निडल जो है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, निडल जो है वो आपका बेटा ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस। डिफ्लेक्शन इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है बेटा क्योंकि जब हम करंट पास करा रहे हैं तो करंट पास कराने से मेरे को पता है, आप लोगों को पता है कि व्हेन अ करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब हम करंट पास कराते हैं तो वो कंडक्टर जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज करंट carrying conductor behaves like a magnet, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए निडल में हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द चेंज इन द डिफ्लेक्शन इफ द मैग्नेटिक निडल इज टेकन जस्ट अबव द कंडक्टर AB। ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है कि क्या चेंज निकले देखने को मिलेगा जब व्हाट विल बी द चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल निडल इज टेकन जस्ट अबव द कंडक्टर AB। जब हम AB के ऊपर ले लेंगे यही मैग्नेटिक निडल को, तो इसमें हमको जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ये जो डिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स किसकी तरफ हो जाएगा बेटा, वेस्ट की तरफ हो जाएगा। नेम वन डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल
तो आप सबके घरों में बेटा इलेक्ट्रिक बेल जो होता है ये जो है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक बेल जो है इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा सीरीज। पढ़ाई करिए बढ़िया से, ठीक है, प्रैक्टिस हार्ड, फोड़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।